नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आने वाले समय के अंदर अब राज्यसभा चुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। आज जो है भारत निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी कर दिया है। 16 मार्च को जो है चुनाव होना है। अब कितनी सीट के ऊपर चुनाव होना है और हरियाणा के अंदर क्या स्थिति रहने वाली है, क्योंकि हरियाणा के अंदर 2 सीट ऐसी हैं जो खाली होनी है, उनको लेकर के चुनाव होना है। हम इसी विषय को लेकर के आज आपको जानकारियाँ देंगे। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीपक। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से बिगुल तो आज बन चुका है और अब फिर से भागदौड़ की शुरुआत जो है वो राजनेताओं में होनी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे सर आप? दीपक जी, देखो, वो राज्यसभा का चुनाव हरियाणा में हमेशा चौंकाने वाला रहा है, इसलिए लोगों की निगाह इस चुनाव पे है। अपर हाउस का चुनाव है ये, लोअर हाउस और अपर हाउस दो हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। और जब ये चुनाव हुआ है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा आया राम गया राम की राजनीति के लिए मशहूर है, तो यहाँ इस चुनाव के भी मायने बढ़ते रहे हैं। और उसके ऊपर ये सत्ता पक्ष ने गत दिनों जिस प्रकार से पार्टियों से चेंज करवा के अपनी और लीडर्स लिए थे, तो उस हिसाब से भी अहम हो गया है चुनाव। टोटल कुल जो आपके पूरे देश में 37 सीट्स के लिए ये चुनाव होना है। अलग अलग स्टेट्स के मेंबर्स इलेक्ट होंगे, अलग अलग स्टेट्स के लिए उन्होंने कुल नोटिफिकेशन सबका है। नोटिफिकेशन में 26 फरवरी को इसका एक आज मतलब कि हो गई आपकी 18 तारीख। 26 फरवरी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और 5 मार्च तक कैंडिडेट्स नॉमिनेशन कर सकेंगे। स्क्रूटनी ऑफ पेपर्स 6 मार्च 2026 को होगी। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल 9 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 16 मार्च 2026 को है। और इसका काउंटिंग ऑफ वोट्स भी 16 मार्च को ही होना है। मंडे का दिन है, शाम को 5 बजे सुबह पोलिंग होगी। अब बात आती है कि राज्यसभा में कौन लोग पोल करते हैं। जो विधायक होते हैं वो पोलिंग करते हैं। इसमें हर एक स्टेट का जो नंबर ऑफ एमएलएस की जो सीट्स हैं, नंबर ऑफ सीट्स, उसके हिसाब से राज्यसभा की सीटें आगे बनती हैं जी। तो हरियाणा में अब फिलहाल 2 सीटें खाली हैं। एक तो पीछे क्या हुआ था कि दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा में थे जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 का, तो दीपेंद्र हुड्डा ने त्यागपत्र दिया था। तो उनका जो टेन्योर था उस समय लगभग आप ये मान के चलिए 1.5 साल का रह रहा था जी। 1.5 पौने 2 साल का था। तो वो सीट खाली हुई थी और उनकी जगह कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हुई थी किरण चौधरी जी, उनको एमपी बनाया था बीजेपी ने। और दूसरी सीट रामचंद्र जांगड़ा जी, मेंबर पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा से मेंबर हैं हरियाणा के, वो थे। एक उनका टेन्योर पूरा हो रहा है। वैसे तो 37 सीटें हैं टोटल, हरियाणा की 2 हैं इसमें। अब अगर आप सीटों का जो ग्राफ है या सीटों का जो चार्ट है उसको देखते हो, इसमें प्रेफरेंस ऑफ वोट्स होता है। मान लो बीजेपी के टोटल 48 एमएलए हैं, कांग्रेस के 35 हैं, तो उसी हिसाब से डिवीज़न सीटों का चलता है जी। अगर प्रेफरेंस को देखते हैं तो एक सीट बीजेपी के हिस्से आनी चाहिए और एक सीट कांग्रेस के हिस्से आनी चाहिए। अब जहाँ तक चुनाव का संबंध है, पहले भी ऐसे ही था। कांग्रेस के पास एमएलए 31-32 थे, तो एक सीट 3 साल पहले जब चुनाव हुआ था कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी लेकिन क्रॉस वोटिंग हुई। एक वोट से माकन कांग्रेस के कैंडिडेट थे और माकन दिल्ली की राजनीति करते थे, सेंटर में करते थे। उन्हें हरियाणा में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बनाया था और उधर कार्तिकेय शर्मा ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था।
तो कार्तिकेय को बीजेपी का भी सपोर्ट था। तो एक वोट कांग्रेस के किसी एमएलए ने अपना वोट जानबूझ के या गलती से, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा आरोप ये है कि हाँ, जानबूझ के अपना वोट कैंसिल किया। बिल्कुल, हाँ, हल्ला बहुत हुआ। मतलब कि उस पर उसने टिक करना था या उसने डॉट लगाना था, उसने ये गड़बड़ करी थी। और कांग्रेस इसलिए फूक फूक कर कदम रख रही है कि पहले भी कांग्रेस में ऐसे ही हुआ था। एक बार पहले किरण चौधरी जी कैंडिडेट बनी थी तो कांग्रेस से, तो सोनिया गांधी जी ने उनको कैंडिडेट बनाया था। तो ये आरोप हुड्डा खेमे पे उस समय आया था कि कुछ एमएलएज ने अपने वोट के आगे पेन के निशान से अलग अलग डॉट लगा दिए थे ताकि वोट कैंसिल हो गए। कैंसिल हो जाए। तब वो सीट बीजेपी के खाते में चली गई। अब फिर बीजेपी कोशिश करेगी, अब दोनों एमपी जो इस समय रिटायर हो रहे हैं, किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा जी, दोनों, बीजेपी तो चाहेगी दोनों हमारे बने। उसके लिए बीजेपी कांग्रेस में कितनी सेंधमारी करती है ये वक्त बताएगा। तो फिर डोट लगने की संभावना है। हाँ, और उस टाइम माकन हरियाणा के प्रभारी थे और वो हार गए। और अब हरिप्रसाद जी, बीके हरिप्रसाद, वो आजकल हरियाणा के प्रभारी हैं। जी जी। कांग्रेस हाईकमान ये सोच रहा है कि बीके हरिप्रसाद जी को यहाँ से मैदान में उतार दें, जी, ताकि एक तो वो ऑलरेडी प्रभारी हैं, उनको सारा पता है कांग्रेस का, और हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी है। अगर किरण चौधरी, ये जो सीट खाली हो रही हैं किरण चौधरी और जांगड़ा की, अगर कांग्रेस विद इन हरियाणा अपनी किसी लीडर को बनाती है तो वो एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। इधर रणदीप ग्रुप है, शैलजा ग्रुप है, हुड्डा ग्रुप है, तो जबकि एमएलए ज़्यादा हुड्डा ग्रुप के पास हैं। अब ये माना जा रहा है कि बीके हरिप्रसाद जी का और हुड्डा का ट्यूनिंग ठीक है, तो कांग्रेस के ज़्यादातर चांसेस हैं बीके हरिप्रसाद जी को अपना कैंडिडेट बनाएंगे ताकि क्रॉस वोटिंग के चांसेस कम। परंतु बीजेपी हार नहीं मानने वाली। बीजेपी चाहेगी कि इनकी क्रॉस वोटिंग हो और हम दोनों सीटें जीतें। एक सीट तो श्योर शॉट है उनकी। जी। एक तो उन्होंने, मतलब कि एक तो उन्होंने जीतनी है, उनके एमएलए की संख्या ज़्यादा है। हाँ जी। अब वो दूसरी की कोशिश करेंगे। अब बात आ जाती है कि हरियाणा में बीजेपी एक सीट जीत पाती है या दो जीत पाती है, उसके लिए दावेदार कौन कौन है, ये भी बड़ी मतलब कि अहम बात है। किरण चौधरी जी आउटगोइंग एमपी हैं, वो भी पूरा प्रयास हाँ, कोशिश करेंगी, स्वाभाविक है। बिल्कुल। रामचंद्र जांगड़ा जी करेंगे, परंतु मेरे को लगता नहीं कि रामचंद्र जांगड़ा जी अब की बार ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसे विवादित बयान भी रहे हैं उनके, जिससे बीजेपी को थोड़ा असहज महसूस किया बीजेपी ने। अब इन दोनों सीटों के लिए जो दावेदारी और आगे बढ़ रही है, सुनीता दुग्गल हैं, सिरसा से उनको टिकट नहीं दिया गया था अब की बार। जी जी। वहाँ से लोकसभा का टिकट काट कर तंवर को दे दिया था, और तंवर बाद में फिर हार भी गए और कांग्रेस में भी शामिल हो गए। अशोक तंवर जो पहले प्रदेश अध्यक्ष होते थे। एक तो दुग्गल दावेदार हैं, उससे पहले किरण चौधरी हो गई, फिर संजय भाटिया, उनका भी करनाल से टिकट काट के मनोहर लाल जी को अब की बार टिकट दिया था। हाँ जी। तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या मनोहर लाल जी सोचें कि मैंने ये सीट ली है, तो मनोहर लाल जी के लिए दुविधा तो बहुत है, क्योंकि उनके किरण चौधरी जी भी नज़दीक हैं, दुग्गल भी नज़दीक हैं, तो वो संजय भाटिया भी नज़दीक हैं, तो किसको प्रेफर करेंगे। बीजेपी में किरण चौधरी को लाने वाले भी वही थे, खट्टर साहब हैं। खट्टर साहब हैं। ये इनके बाद फिर आया जो राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के, ओम प्रकाश धनखड़। हाँ जी। ओम प्रकाश धनखड़ आजकल प्रदेश सचिव, राष्ट्रीय सचिव होने के साथ साथ दिल्ली के सह प्रभारी भी रहे हैं। चुनाव दिल्ली में भाजपा जीती भी है। और ओम प्रकाश धनखड़ जी के हाईकमान के यहाँ नंबर अच्छे खासे हैं, और नरेंद्र मोदी जी
क्योंकि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं, संगठन में भी रहे हैं, किसान सेल के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो उनकी ना केवल पार्टी में बल्कि मोदी जी के यहाँ भी पैंठ ठीक ठाक है। अभिमन्यु जी पूर्व मंत्री हैं, पुराने नेता हैं, तो अभिमन्यु जी भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभिमन्यु जी अमित शाह जी के नज़दीक माने जाते हैं। जब 2014 का चुनाव था तो अमित शाह जी ने उनको यूपी का प्रभारी भी बनाया था, सह प्रभारी बनाया था। तो अभिमन्यु जी भी एक चीज़ और है सर, हैवी वेट नेता है सभी के सभी बीजेपी के अंदर। बीजेपी के लिए दुविधा तो बहुत होगी कि किसको चुनाव लड़वाएंगे, वो किसको। दीपक जी, बीजेपी या हम तो हैवी वेट मानते हैं, जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है ना, वो फिर अपने हिसाब से काम करती है। फिर वो किसी को शिखर पे पहुंचाने में और किसी को ज़मीन पे बिठाने में उनके पास महारत है। वो अपना फैसला ले लेते हैं और वो ज़्यादा किसी की परवाह भी नहीं करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है, पार्टी जो जातीय समीकरण है, जो चीज़ें पार्टी को फ़ायदा देंगी, इस चीज़ का तो ध्यान जरूर रखते हैं। क्योंकि आगे चुनाव, मान लो कि जातीय समीकरण कल को लोकसभा में भी चुनाव आना है, फिर विधानसभा के भी आगे कभी होने हैं, तो वो लोग ये भी देखेंगे कि जाट को बनाया जाए, बैकवर्ड को बनाया जाए, एससी को बनाया जाए, या अदर कोई जनरल कास्ट में से किसी को बनाया जाए। तो बीजेपी मंथन कर रही है। और हरियाणा की जो टॉप लीडरशिप है, मनोहर लाल जी हैं, नायब सैनी जी हैं, उनसे भी पूछा गया भाई क्या किया जाए, सुटेबल कौन सा। हाँ, सुटेबिलिटी तो देखी जा रही है। और आईबी से रिपोर्ट भी लेते हैं, उनकी अपनी पैरेलल एजेंसीज हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिस पे वो वर्कआउट कर रहे हैं भी कौन से कैंडिडेट की पब्लिक में कितनी पकड़ है, या पार्टी को वो कितना फ़ायदा दे सकता है आने वाले समय में। तो पार्टी कई चीज़ों पे विचार कर रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटों पर तब कैंडिडेट उतारेगी जब उनको ये क्लियर हो जाएगा कि हम दोनों सीटें जीत सकते हैं। ये नहीं कि वो अधकचरा काम नहीं करेंगे। जैसे पहले तो उन्होंने, अगर देखो भारतीय जनता पार्टी एक सीट जीत रही होगी तो शर्तिया किसी महिला को टिकट देगी। अगर भाजपा को लगेगा कि दोनों सीटें हमारी आ सकती हैं तो वो एक तो किसी महिला को दे देंगे और एक किसी पुरुष को देंगे, और उस केस में जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रखेंगे। हरियाणा की राजनीति आने वाले टाइम में फिर उफान पर आएगी। मतलब कांग्रेस में तोड़फोड़ की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस के नेता हमेशा संदेह के घेरे में रहे हैं पिछले लंबे समय से। आपने देखा ना, 2 बार तो, एक बार स्याही कांड हो गया और एक बार टिक कांड हो गया। तो दोनों बार कांग्रेस श्योर शॉट जीतने वाली थी और फिर हार गई। तो अब कांग्रेस का जो टॉप ब्रॉस, उनका टॉप ब्रॉस है, वो भी सोच रहा है भाई सेंधमारी ना हो, हम एक सीट अपनी जीतें। मतलब कांग्रेस के लिए सिरदर्द जो है वो बनी हुई है ये। हाँ, कांग्रेस के लिए सिरदर्द है, क्योंकि देखो अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है सेंधमारी करने में तो कांग्रेस के लिए बड़ा धक्का होगा ये। तो वैसे फिर आने वाले समय के अंदर और दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं अगर कांग्रेस को, अगर इस तरह से, अगर अब की बार फिर से ऐसा हुआ, क्योंकि इतिहास तो गवाह रहा है कि इस तरह से कांड होते रहे इनके साथ। अब ऐसा ना हो, हालांकि देखने वाली बात तो ये होगी कि ना हो, इसके लिए क्या जो है स्ट्रेटजी जो है इस्तेमाल करते हैं राहुल गांधी जी, किस प्रकार से रोक पाते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि मीटिंगें लगातार वो भी ले रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से वीरेंद्र सिंह जी के पुत्र जो विजेंद्र सिंह जी हैं, वो भी लगातार जो है इन दिनों पूरे हरियाणा का दौरा जो है वो कर रहे हैं। क्या लगता है सर, क्या उनका देखो कांग्रेस को विजेंद्र को मैदान में उतारने में एक रिस्क तो लेगा, फिर रिस्क हो जाएगा, क्योंकि हुड्डा खेमा कभी नहीं चाहेगा कि वीरेंद्र सिंह का लड़का राज्यसभा में पहुंचे। और जहाँ तक कांग्रेस विधायक दल की बात है, उसमें मैक्सिमम 80% जो एमएलए हैं वो हुड्डा खेमे के। और हुड्डा जी कभी नहीं चाहेंगे कि वीरेंद्र सिंह का लड़का जो आज राहुल गांधी के नज़दीक है वो कहीं उभरे। और क्योंकि देखो हुड्डा साहब हमेशा ये चाहेंगे कि दीपेंद्र का वर्चस्व बढ़े। जी बिल्कुल। अगर विजेंद्र राज्यसभा में पहुंचता है
तो एक तो डायरेक्ट सिग्नल होगा हाईकमान की तरफ से कि भाई ये भी एक दावेदार है आगे और ये मजबूत नेता है हरियाणा का, तो स्वाभाविक है उसका कद बढ़ जाएगा। और इसका असर किस पे होगा? सीधा सीधा हुड्डा खेमे पे होगा, भाई एक जाट खेमा उधर से आता है। अब हुड्डा जी के सामने स्थिति ऐसे में बहुत विचित्र हो जाएगी। अगर विजेंद्र हार गया तो सीधा आरोप हुड्डा जी पे आ जाएगा। अशोक तंवर को भी तो सर हो सकता है कि लड़वा ले, क्योंकि अशोक तंवर जी भी बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऊपर से राहुल गांधी जी देखो अच्छे बात आपकी ठीक है, कंसीडर किया जा सकता है अशोक तंवर को, परंतु मेरे को नहीं लगता कि हुड्डा खेमा अशोक तंवर या विजेंद्र जो समकालीन हैं इसके दीपेंद्र के, उनको किसी को चाहेंगे। जी जी। हाँ, कांग्रेस के पास ऐसे में सेंटर से किसी को भेजना पड़ेगा और वो भी ऐसे आदमी को कि जिसके हुड्डा जी से भी अच्छे संपर्क हों। और वो बीके हरिप्रसाद हैं इस समय, वो हरियाणा के प्रभारी भी हैं और हुड्डा जी से भी उनके अच्छे खासे संबंध हैं, वो पहले भी प्रभारी रहे हैं हरियाणा के। तो मेरे को लगता है कि बीके हरिप्रसाद ही कैंडिडेट बनेंगे। बाकी तो अब बीजेपी की जो टीम है जो सेंधमारी करेगी वो कितना होमवर्क कर रही है उस पर डिपेंड करता है, और कांग्रेस अब इस सेंधमारी से कैसे बचेगी वो भी होमवर्क करेंगे। तो बाकी ये लोग चुनाव की डेट जैसे जैसे नज़दीक आएगी आपकी गतिविधियां बढ़ती चली जाएंगी। और 26 मार्च 16 मार्च को पोलिंग है, पोलिंग पूरा दिन होती है, कुल 90 वोट पोल होने हैं, सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक पोल होगा, शाम 5 बजे 90 वोट ही गिनने हैं, वो पता लग जाएगा आपको। तो हरियाणा की राजनीति में आपको एक बार फिर से अच्छा उत्तेजना, तनाव और उत्सुकता देखने को मिलेगी। मतलब अब से जो है दिल्ली दरबार के अंदर हाजिरियां लगनी जो है नेताओं की शुरू हो जाएंगी लगातार। दीपक जी वो शुरू हो चुकी हैं। जी जी। दिल्ली दरबार में चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों चाहे कांग्रेस के नेता हो, पिछले जो दावेदार हैं ना, मेरी सूचना के अनुसार वो पिछले लगभग 3 महीने से अपना गोटियां फिट कर रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई जी भी लगातार जो है सर बीजेपी में जो है चक्कर लगा रहे हैं कि उनको भी जो है मौका दिया जाए। क्या लगता है सर वो कुलदीप बिश्नोई जी भी कोशिश करेंगे, परंतु जिस प्रकार से भव्य बिश्नोई उनके पुत्र का चुनाव हारना, और देखो बीजेपी ज़्यादा राजनीति करती है गैर जाट की जी, और चौधरी भजनलाल भी गैर जाट की ज़्यादा राजनीति करते थे। चौधरी भजनलाल गैर जाट हरियाणा में एक बड़े नेता थे। अब चौधरी भजनलाल की विरासत कुलदीप बिश्नोई जी को मिली, परंतु भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी गैर जाट की राजनीति करती है, उनके पास बहुत सारे गैर जाट नेता हैं, नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल जी हैं, इसके अलावा उनके कई विज साहब हैं, राव इंद्रजीत हैं, तो उनके पास कई हैं गैर जाट नेता। तो मेरे को नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई जी को भारतीय जनता पार्टी कंसीडर कर पाएगी। बाकी तो देखो कंसीडर तो करेगी, परंतु मेरे को लगता नहीं है कि वो रेस में ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से राज्यसभा चुनाव की जो है आहट अब शुरू हो चुकी है, 16 मार्च को जो है चुनाव होना है। हालांकि ये तो समय बताएगा कि बीजेपी सेंधमारी करके दोनों कैंडिडेट जिता पाएगी या इस बार उनको एक से ही संतोष करना पड़ेगा। खैर वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल कोशिशें जो हैं वो उनकी जारी रहेंगी। और बीजेपी के नेता जो हैं वो दरबार के अंदर अब पहुँचने शुरू भी हो गए हैं, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव है। जो चुनाव इसमें विधानसभा में और लोकसभा में नहीं जीत पाए थे, अब वो राज्यसभा की ट्राई करेंगे।